आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हमने रिलेटिव मोशन की स्टडी करना सीख लिया था, ठीक है। रिलेटिव मोशन में कैसे हम मोशन की स्टडी करते हैं वो हमको ऑलरेडी समझ में आ चुका है, ठीक है। लेकिन वो हमको समझ में आया है 1D में या 2D में। हम लोग जब बात कर रहे थे तो 2D में हम लोगों ने बातें की थी कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर दो पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2D, जिसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, उसका रिलेटिव मोशन हमने अभी तक नहीं देखा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो यहां पे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अब ये कहानी समझना हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमको रिलेटिव मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू, एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के थ्रू हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लेट्स सपोज हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन होता कि दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और दो पार्टिकल्स हैं। अच्छा, यहां पे दो पार्टिकल्स हमने ए और बी रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो, एक पार्टिकल यहां पे है, अब बी पार्टिकल को मैं क्या रख सकता हूं, तो हो सकता है बी पार्टिकल को मैं या तो सेम लेवल पे रख लूं, या हो सकता है ए और बी जो हैं वो डिफरेंट लेवल पे हो, कि ए यहां हो और बी यहां हो। तो हम एक एक करके दोनों की स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले जो स्टडी कर रहे हैं वो है कि ए और बी दोनों ही कैसे हैं, सेम लेवल पे। अगर ए और बी दोनों ही सेम लेवल पे हैं तो क्या होगा मोशन की स्टडी, उसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सेम लेवल पे हैं, ग्राउंड पे रखे हुए। अब हमने क्या किया, यहां पे ए को जो वेलोसिटी दी वो हमने दी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंगल मान लेते हैं 53 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 53 एंगल पे हमने 50 मीटर पर सेकंड को स्पीड दी, और बी को जो हमने प्रोजेक्ट किया है, बी को हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे ये हो सकता है कि या तो इन दोनों का कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो क्या कहानी होगी, हमें उसके बारे में बात करनी है। और लेट्स सपोज इनमें कोलिजन नहीं होता है तो क्या कहानी है, हमको उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं वो ये बात कर रहा हूं कि यहां पे इनके बीच में कोलिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहानी है, तो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां पे कोलिजन नहीं हो रहा होगा, कैसे बोला मैंने, अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब यहां पे आपको मोशन की स्टडी करना है, तो यहां पे आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे आप पूछ सकते हैं, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। अगर मुझे ए और बी इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन निकालना होता तो कैसे करते, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात चल रही है। तो यहां पे मिनिमम सेपरेशन निकालने के देखो दो तरीके हैं। एक तो तरीका है, मेथड नंबर 1 क्या हो सकता है, मेथड नंबर 1 ये है कि आप इसको मान लो कि ये हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे है, ठीक है। अब ओरिजिन पे है तो किसी भी टाइम टी पे आप एक्स की पोजीशन देखो और किसी भी टाइम टी पे आप वाई की पोजीशन देखो, दोनों की पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, सेपरेशन होगा। तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं किसी भी टाइम टी पे बात करूं तो यहां पे इनके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स करेंगे तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग बात करते हैं पार्टिकल ए के लिए, तो पार्टिकल ए की बात करते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम टी पे क्या आ जाएगा, 30t आ जाएगा। इसका y कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम t पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 40t माइनस हाफ GT²। यही होगा पार्टिकल ए की कहानी। अगर मैं बात करूं पार्टिकल बी के बारे में, तो पार्टिकल बी की अगर मैं कहानी की बात करूं तो पार्टिकल बी का एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम टी पे, तो लेट्स सपोज इन दोनों के बीच में आपको कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है तो वो हम देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ये डिस्टेंस आपको दिया था 100 मीटर, कुछ भी दे सकते हैं, मैंने 100 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आपको 100 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो किसी भी टाइम टी पे पोजीशन क्या होगी बी की, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही 100 रहेगा, क्योंकि ये पार्टिकल तो ऐसे ऊपर जाना और नीचे आना है, और ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ऐसी कुछ कहानी होगी। तो यहां पे अगर मैं इसके y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा किसी भी टाइम t पे, वो हो जाएगा
10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मेथड नंबर 1 क्या है सेपरेशन निकालने का? अगर आपको मैं 2 पॉइंट्स दे दूं, 2 पोजीशन दे दूं कि एक है हमारे पास पार्टिकल ए की पोजीशन किसी भी टाइम टी पे, एक है पार्टिकल बी की पोजीशन, तो क्या उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन आता है, सेपरेशन जो है क्या वो आएगा आपका एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का स्क्वायर, यही तो आएगा। ये वैल्यूज वहां पुट करना, इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करोगे तो सेपरेशन मिल जाएगा। अब क्या करना है, फिर इस सेपरेशन को हमको मैक्सिमा मिनिमा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और हमें क्या चाहिए, मिनिमम सेपरेशन, तो हम इसको मिनिमा के लिए सॉल्व करेंगे, और वहां से जो मिनिमा मिलेगा उस टाइम पे सेपरेशन मिनिमम होगा, और फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमें सेपरेशन मिल जाएगा। तो ये तो एक प्योर मैथमेटिकल सॉल्यूशन है जो आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ इस तरीके से निकालते हैं, मैथ्स में भी सिखाया और लास्ट क्लास में हमने भी बात की होगी। एक मेथड ये हो सकता है निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सेपरेशन निकालने का? तो दूसरा जो तरीका है मेथड नंबर 2, वो ये हो सकता है कि आप क्या करो, आप यूज करो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 जो हो सकता है वो है कि आप यूज करो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। और अगर मैं रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करूं तो यहां पे देखो मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, और इसको स्टॉप करूंगा तो इसको मुझे 10 इस तरफ देना पड़ेगा। और यहां पे अगर आप बात करोगे कि कैसा मोशन हो रहा है, तो यहां है हमारा पार्टिकल ए, इसके पास इस तरफ वेलोसिटी आ गई 30, इस तरफ वेलोसिटी आ गई 30, और आपका पार्टिकल बी जो है वो पार्टिकल बी यहां पे है। ठीक है, ये डिस्टेंस 100 है। और अगर मैं बात करूं ए की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ गई, वो आ गई 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी जी है, इसका भी जी है, दोनों का जी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ यहां पे ए का जो मोशन होगा वो कैसा होगा? क्या इस बार बी के रिस्पेक्ट में, हम बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको हमने रेस्ट पे रखा हुआ है। तो ये बताओ क्या बी के रिस्पेक्ट में हमारा पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा होगा? क्या इस बार पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा? नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है, पार्टिकल तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या मेरा पार्टिकल ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन में? ये समझ में आया? ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्यों? ये एंगल कैसे निकालते हैं, देख लो, वी वाई अपॉन वी एक्स कितना है, थीटा कैसे निकालते हैं, वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, तो ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। कैसे निकाला मैंने tan थीटा, तो हमने बोला tan थीटा जो होता है वो होता है वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वहां से हमने थीटा 45 डिग्री निकाल लिया। ठीक है, तो पार्टिकल जाएगा इस तरीके से। अगर पार्टिकल इस तरीके से जाएगा तो यहां पे मिनिमम सेपरेशन क्या आएगा, तो मिनिमम सेपरेशन जो आएगा वो आएगा कि इस पॉइंट से आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये समझ में आ गया? ये होगा हमारा डी मिनिमम, ये पॉइंट पी पे। और डी मिनिमम क्या आएगा, तो अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि यहां पे अगर मैं डी मिनिमम लिखना चाहूं, मिनिमम सेपरेशन, तो क्या वो है 100 का साइन 45 डिग्री, 100 का साइन 45 डिग्री, ये आंसर है। ठीक है, कितना बन गया ये बन जाएगा 50√2, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डी मिनिमम आ रहा होगा। तो ये तरीका हमको ज्यादा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि यहां पे करना क्या है, पार्टिकल सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो वहां से एक स्ट्रेट लाइन से गिवन पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत आसान चीज है हमारे लिए। इस पे हम लोग काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो डी मिनिमम में इस तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये केस सेम है, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि ये बताओ वो टाइम जब यहां पे वो डिस्टेंस मिनिमम था, तो अगर ये है t इक्वल टू 0 और डिस्टेंस मिनिमम हुआ t इक्वल टू t0 पे, और इस डिस्टेंस को अगर मैं बोलूं d डैश, तो यहां पे अगर मुझे वो टाइम निकालना होता t0, तो क्या वो t0 टाइम होता है d डैश डिवाइडेड बाय पार्टिकल की नेट स्पीड जो भी आ रही है, और कितनी स्पीड आ रही है इस तरफ, तो यहां पे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 100 का cos 45 डिग्री, और इधर स्पीड कितनी आ जाएगी 30, तो कितना हो जाएगा 30√2, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 50√2,
नीचे लिखा हुआ है 30√2, ये कैंसिल हो गया, टाइम आ गया 5/3 सेकेंड। मतलब t इक्वल्स टू 5/3 सेकेंड पे इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कैसा होगा, मिनिमम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पार्ट तो हमको समझ में आ गया कि मिनिमम सेपरेशन कैसे निकालते हैं। या तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन यूज कर लो, या फिर आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो क्या, यहां पे बेसिक मैथमेटिक्स की पोजीशन निकालो, उनके बीच में सेपरेशन निकाल लिया। चलो ये हमको समझ में आ गया कि मिनिमम सेपरेशन कैसे निकालते हैं। अब यहां पे एक चीज और समझो कि अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूं, और मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालनी है ए की, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है ये भी तो पूछ सकते हैं तुमसे। आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पार्टिकल ए की ट्रैजेक्टरी पता है, पैराबोलिक, पार्टिकल बी की ट्रैजेक्टरी पता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन के थ्रू कि ये बताओ पार्टिकल ए की ट्रैजेक्टरी क्या होगी बी के रिस्पेक्ट में, या बी की ट्रैजेक्टरी क्या होगी ए के रिस्पेक्ट में। तो अगर ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में बात करें तो पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो हमसे बोला गया कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे यहां पे, और नेक्स्ट चीज क्या पूछी गई है आपसे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है आपसे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले निकालता हूं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में ए की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है। तो आपने क्या देखा था कि अगर मैं यहां पे ए की बात करूं तो ए 30 से इस तरफ जा रहा है, 30 से इस तरफ जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। और कैसा मोशन हो रहा है, ये मोशन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, और ओरिजिन हमने यहां माना हुआ है, तो ये हमारा ओरिजिन है। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप चाहो तो प्योर मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो कर लो। क्या है मैथमेटिकल अप्रोच? मैथमेटिकल अप्रोच ये हो सकती है कि इसकी जो इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, वो इक्वेशन आती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। मानते हो कि नहीं? क्योंकि हमारे यहां पे जो ट्रैजेक्टरी है, अगर मैं ट्रैजेक्टरी की बात करूं तो ट्रैजेक्टरी कैसे आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहां पे अगर मैं इसका स्लोप की बात करूं तो क्या ये एंगल 45 डिग्री है, और ये एंगल 45 डिग्री है। तो यहां पे अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा tan 45 डिग्री। कितना आ गया, 1 आ गया। तो स्लोप तो 1 हो गया। y इक्वल्स टू 1x प्लस c। ये c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन हमें दी हुई है। क्या दी हुई है कि देखो यहां से पार्टिकल कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। मतलब जब x की वैल्यू 0 है उस टाइम पे y की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करो, तो यहां से y इक्वल्स टू mx प्लस c में वैल्यू पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू m इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब क्या किया, मतलब आपको m की वैल्यू पता है आपको, और c की वैल्यू पता है। तो यहां पे अगर आप इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखना चाहें तो क्या बन जाएगी यहां से इक्वेशन ट्रैजेक्टरी, y इक्वल्स टू x बन जाएगी। ये समझ में आया? क्या बनेगी इक्वेशन? इक्वेशन यही तो बनेगी, y इक्वल्स टू 1x प्लस 0। तो y इक्वल्स टू x हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होगी ऑफ मोशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक तरीका है। लेकिन अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास एक और तरीका है जो कि हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। कब? जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना स्टार्ट किया था। कि आपको कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछी जाए, आप कुछ मत सोचो, आप क्या करो, आप सिंपल सा रिलेशन निकाल दो बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम टी पे। वही होगा आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है? मेथड नंबर 2 ये हो सकता है कि आप यहां पे वही अप्रोच यूज करो। तो मेथड नंबर 2 जो है वो है कि आप ये निकाल दो रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम टी पे एंड वाई कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम टी पे। तो देखो हम यहां पे बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं। ठीक है, हमें इक्वेशन ट्रैजेक्टरी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी के रिस्पेक्ट में ए का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम टी पे, वो क्या है, 30t है।
और जो y कोऑर्डिनेट है किसी भी टाइम t पे वो भी कितना है 30t है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो तो कितना है 0 है, ना x में एक्सेलरेशन ना y में एक्सेलरेशन। तो अगर यहां से मैं रिलेशन निकालूं तो यहां से रिलेशन क्या आ रहा है, यहां से रिलेशन मुझे साफ साफ देख के समझ में आ रहा है y इक्वल्स टू x रिलेशन आ रहा है। यही है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये समझ में आया? तो इस अप्रोच में काफी लोग कंफर्टेबल होंगे, तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि ये वाली अप्रोच फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीजें देख ली। एक तो जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं सेम लेवल पे, तो हमने देखा कि सेपरेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या देखा? दूसरा हमने ये देखा कि यहां पे अगर मैं इक्वेशन ट्रैजेक्टरी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब इसका इक्वेशन ट्रैजेक्टरी का सेकंड पार्ट और देख लो। यहां पे तुमसे ये भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन जो पूछी जा सकती है वो पूछ सकते हैं, इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रिस्पेक्ट में कैसी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो मैं तरीका फॉलो करूंगा कौन सा वाला, कि किसी भी टाइम टी पर रिलेशन निकाल लो। तो आप देखो विथ रिस्पेक्ट टू ए बात कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ए बात कर रहे हैं, तो ए को स्टॉप करेंगे, तो ए तो हमारा हो गया स्टॉप। तो अगर हम लोग बी की बात करेंगे तो बी का मोशन कैसा होगा, यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 30 इस साइड और 30 इस साइड, ये तो वेलोसिटी होगी, और इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है कि विथ रिस्पेक्ट टू अगर आपने ए देखा तो ये 30 से इस साइड जा रहा है, 30 से इस साइड जा रहा है, तो पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, पार्टिकल का जो मोशन है वो ऐसा कुछ हो रहा है, यहां पे हमारा पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा। ये समझ में आया? और कैसे निकालोगे, ये है हमारा ओरिजिन। तो कैसे निकालोगे, तो मैं तो यूज कर रहा हूं कौन सा तरीका, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो किसी भी टाइम टी पे हम लोग निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए किसी भी टाइम टी पे बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, अभी ये कितना है, ये है हमारा 100, ये कितना है 100। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम टी पे क्या होगा, वो होगा 100 माइनस 30t, यही होगा। और y कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम t पे क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस 30t। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, आप क्या करो, ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस कर दूं मैं, या यहां से क्या करूं, माइनस 32 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये है कि किसी भी टाइम t पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ b का ये आ जाएगा 100 माइनस 30t, और माइनस 30t क्या है हमारा y कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 माइनस y, या इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 100 माइनस x। ये आएगी हमारी इक्वेशन ट्रैजेक्टरी। और देख के समझ में आ रहा होगा यहाँ पे स्लोप कितना है, -1 है, और इसका स्लोप क्या -1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो ये एंगल कितना है हमारा, 45 डिग्री है, तो स्लोप कैसा है हमारा, -1 आ भी रहा है। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछी जाए तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। क्या करना है, बहुत सिंपल सी कहानी है, आप क्या करो, किसी भी टाइम टी पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख लो और उनके बीच में रिलेशन निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं आप लोगों से कि ये बताओ किसी भी टाइम टी पे सेपरेशन कितना है। मिनिमम सेपरेशन एक अलग बात है, अगर मुझे सेपरेशन पूछना होता किसी भी टाइम टी पे तो कैसे निकालते, तो आपसे पूछ सकते थे कि फाइंड सेपरेशन एट टी इज इक्वल टू, कितना मान लिया जाए, कितना ही मान लो, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड बात कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे सेपरेशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लो। एक तो तरीका वही है, मेथड नंबर 1 क्या है कि आप क्या करो, t इज इक्वल टू 3 पे इसका x कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट निकालो, इसका x कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट निकालो, उनके बीच में सेपरेशन निकाल लो। मेथड नंबर 1 याद है, मिनिमम सेपरेशन का, वही करना है। या फिर एक तरीका है कि आप क्या करो, आप रिलेटिव मोशन यूज कर लो। तो मैं यूज कर रहा हूं यहां पर रिलेटिव मोशन, और अगर मैं रिलेटिव मोशन यूज करूं तो मैं बात कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं ए की बात करूं तो क्या ए इधर 30 से जा रहा है, इधर 30 से जा रहा है, ये बी हमारा रेस्ट पे, ये ए है।
तो क्या होगा, ये पार्टिकल मेरा इस तरफ जा रहा है, ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, और कितने से जा रहा है, तो वो जा रहा है हमारा पार्टिकल 30√2 से। तो 3 सेकंड में हमारा पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर लेगा वो हो जाएगा 30√2, कांस्टेंट स्पीड है, डायरेक्ट टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90√2 मीटर। मतलब मेरा जो पार्टिकल है ए, वो ए पार्टिकल यहां पे था पहले और बी तो यहां पे था ही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे t=3 पे हमारा पार्टिकल ए यहां पहुंच गया है, t=3 पे, और ये डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है वो है आपका 90√2, किस एंगल पे है, 45 डिग्री पे। मतलब अगर मैं बात करूं यहां पे कोऑर्डिनेट्स के बारे में, तो यहां पे देखो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं पार्टिकल ए के, तो ये है 90, ये है 90, कंपोनेंट्स कर लिए इसके मैंने 90√2 के, ये डिस्टेंस 90, ये डिस्टेंस 90। तो t=3 पे आपको ए और बी दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट पता है, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो सेपरेशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो आपने बोला t=3 पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90, बाय कोऑर्डिनेट ऑफ ए वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 90, ठीक है। एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है 100, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है 0, क्योंकि वो तो रेस्ट पे ही है, वहीं पे रुका हुआ है। तो सेपरेशन कैसे निकालोगे, तो आप सेपरेशन निकाल सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला है फिर से वही कि एक्स बी माइनस एक्स ए का स्क्वायर प्लस बाय बी माइनस बाय ए का स्क्वायर, वही करना पड़ा। तो यहां पे एक्स बी माइनस एक्स ए कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 90 का स्क्वायर। ये कितना बन गया, ये बन गया है तुम्हारा 100 प्लस 8100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√82। इतना सेपरेशन रहा होगा इन दोनों के बीच में, ये समझ में आया। तो इस तरीके से आप सेपरेशन भी निकाल सकते हो किसी भी टाइम टी पे। तो आई थिंक ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हमको रिलेटिव मोशन के थ्रू स्टडी करना है तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिमिलर सी कहानी है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश की है, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, ये सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जहां पे आपको तीनों क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, आपको मोशन बाय ग्रेविटी दिए गए। तीनों क्वेश्चंस में जो पार्टिकल ए और बी हैं वो कैसा मोशन कर रहे हैं, वो हमारा कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तीनों ही केसेस में, ठीक है। तो तीनों ही केसेस में जो पार्टिकल कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपसे पूछा गया है, हर एक में सिमिलर चीजें पूछी गई है कि मिनिमम सेपरेशन क्या है और वो टाइम बताओ जब इनके बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा, ठीक है। और उसके अलावा एक आध दो चीज़ और एक्स्ट्रा पूछी गई है, क्वेश्चन ट्रैजेक्टरी भी पूछी गई है। तो जो मैंने अभी तक बताया है प्रीवियस एग्जांपल में, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पूछी हैं। तो काफ़ी सिंपल कहानी है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट कहानी नहीं है। 3 क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने के लिए तुमको टाइम मिलेगा आइडियली 6 से 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट का टाइम लो और फटाफट इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले तो कंपोनेंट्स कर लो। कंपोनेंट्स कर लेते हैं, ये आ गया 40, ये आ गया 30, इसके कंपोनेंट्स कर लिए, ये आ गया 20, ये आ गया 20। अब आप क्या करो, आप यूज करो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, तो इसको स्टॉप कर दो। अगर मैंने इसको स्टॉप कर दिया तो हमें क्या दिखाई देगा कि हमारा जो पार्टिकल है वो किस तरफ जा रहा है। तो देखो, आपको क्या निकालना है, मिनिमम सेपरेशन, टाइम और इक्वेशन ट्रैजेक्टरी, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। तो यहां पे आपको कैसा दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, हम लोग बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी जो ए है, तो क्या होगा, उसको ये 20 इस तरफ आके मिलेगा और वो 20 नीचे की तरफ आके ऐड होगा।
तो ये 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये 40 और ये 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्टिकल ए है और यहां है हमारा पार्टिकल बी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। ठीक है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आई थिंक यहां पे डिस्टेंस दिया होना चाहिए था, जो कि मैं देना भूल गया हूं। तो डिस्टेंस क्या करो, डिस्टेंस यहां पे 100 मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे हमें जो बात करनी है, तो यहां पे देखो, और बी हमारा कैसा, रेस्ट पे। तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा, ये पार्टिकल जाएगा स्ट्रेट लाइन में इस तरफ, और अगर मैं इस एंगल थीटा की बात करूं तो ये एंगल थीटा कितना होगा यहां पे, तो टेन थीटा हम लोग इस तरफ निकाल लेते हैं। टेन थीटा जो आता है वो आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 50, तो टेन थीटा कितना आ गया, 2/5 आ गया। टेन थीटा 2/5 आ गया। जब गंदा एंगल बनता है तो हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये आ गया 2, ये आ गया 5, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 25 + 4 √29। चलो, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो ये होगा आपका मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूं डी मिनिमम, और डी मिनिमम क्या होगा, डी मिनिमम जो होगा वो होगा 50 का, ये कॉस होगा, ये साइन होगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। और अगर इस डिस्टेंस को मैं बोलूं डी डैश, तो डी डैश कितना आ जाएगा, 50 का कॉस थीटा। क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो काफी सिंपल है। यहां पे ये लिखा हुआ है 50, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 2/√29, 2/√29, तो कितना आ गया, 100 डिवाइड बाय √29। ये आपका आएगा मिनिमम सेपरेशन, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। टाइम कितना लगा, तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम को अगर मैं टी नॉट बोलूं तो टाइम आ जाएगा डी डैश डिवाइड बाय पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी है। डी डैश कितना है, ये है 50 का कॉस थीटा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, आ जाएगा 50 कॉस थीटा कितना है, 5/√29, तो 5/√29 ये कितना बन गया, ये आपका बन गया 250 डिवाइड बाय √29। तो डिस्टेंस तो हो गया 250 डिवाइड बाय √29। पार्टिकल की नेट स्पीड, अगर आप पार्टिकल की नेट स्पीड की बात करोगे तो पार्टिकल की नेट स्पीड जो है वो इस तरफ आएगी, और कितनी आएगी जरा देख लो, 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का सम करो, स्क्वायर रूट ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये यहां से 10 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 10√29। ये समझ में आया। तो पार्टिकल की स्पीड कितनी है, 10√29। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बना, ये बना 25/29, 25 डिवाइड बाय 29। इतना सेकंड का टाइम लगेगा जब दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा, मिनिमम होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या है, और यहां पे हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो एक ही इक्वेशन ट्रैजेक्टरी विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो क्या करो, यहां पे आपको जैसे सॉल्व करना चाहो, ये ओरिजिन है। ठीक है। तो चाहो तो आप इक्वेशन लिख दो, अगर इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हो तो आप क्या करो, रिलेशन निकाल लो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे किसी भी टाइम टी पे। तो मैं वही यूज कर लेता हूं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग बात कर रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या इक्वेशन आएगी, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए किसी भी टाइम टी पे क्या है, वो है 50t। बाय कोऑर्डिनेट ऑफ ए किसी भी टाइम टी पे क्या है, 20t। क्यों, क्योंकि एक्सेशन तो 0 है। तो यहां से क्या रिलेशन बना, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो x/y इसकी वैल्यू 5/2। मतलब ये आपकी इक्वेशन बन गई y = 2/5। ये समझ में आया, y = 2/5x। ये इक्वेशन आएगी विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखनी है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो आपको ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखूं, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए होगा यहां पे रेस्ट पे, और बी जो है, तो बी किस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा 50 से, और इस तरफ जा रहा होगा 20 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। यहां पे, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये डिस्टेंस है 50। तो किसी भी टाइम टी पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 50 - 50t। वाई कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम टी पे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -20t। क्या करो, टी की वैल्यू
इक्वेशन नंबर 1 से उठा के इक्वेशन नंबर 2 में छाप दो, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 50, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है माइनस y अपॉन 20, माइनस y डिवाइड बाय 20। ये 0 से 0 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, यहां से जो इक्वेशन बन गई वो बन गई x इज इक्वल टू 50 प्लस 5/2y। इस इक्वेशन को आप चाहो तो फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो। ये कितना बन जाएगा, ये जो इक्वेशन है वो फर्दर बन जाएगी 5/2y इज इक्वल टू x माइनस 50। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2y5x माइनस, इसमें 2y5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 20। ये समझ में आया क्या कर दिया, 2/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2/5 हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, यहाँ 2/5 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो 10 बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्टली लिख ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे क्या दिया गया देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो कंपोनेंट्स कर लो। कंपोनेंट्स करेंगे तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 80। इसका थीटा कितना है, 1/2, तो tan थीटा 1/2 है। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व करो। तो बी को स्टॉप कर दो, और बी को स्टॉप किया तो आपने इस तरफ प्रोवाइड किया इसको 120 और नीचे की तरफ प्रोवाइड किया 60। तो जरा ध्यान से देखो कैसा बना, विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं बात कर रहा हूं तो ए जो है उसका y कंपोनेंट तो 0 हो गया, देखो कैंसिल हो गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया, और पार्टिकल इस तरफ जा रहा है कितना, 200 मीटर पर सेकंड से, और यहां है हमारा b कितना, 200 मीटर के डिस्टेंस पे, सॉरी 400 मीटर के डिस्टेंस पे, रेस्ट पे। क्या लगता है मिनिमम सेपरेशन, देखो सीधा यहां से ऐसे पार्टिकल जाएगा और जाके भिड़ जाएगा। ये पार्टिकल तो हमारा जाके कोलाइड कर गया, बी से कोलिजन हो गया, इसका मतलब मिनिमम सेपरेशन कितना, 0। तो यहां पे मिनिमम सेपरेशन कितना आ गया इस केस में, अगर मैं बात करूं तो मेरा जो मिनिमम सेपरेशन है वो आ गया 0, क्योंकि कोलिजन हो गया है। ये समझ में आया। और अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ कोलिजन की, या वो टाइम जब सेपरेशन मिनिमम है, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 200, 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये सब हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ में आ गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस मैंने पहले दिया नहीं था तो मैंने डिस्टेंस बाद में ऐड किया है, ठीक है। तो 100 मीटर के लिए सॉल्व करना है। तो यहां पे क्या करना है, ये देखो यहां पे बात करोगे तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80। इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40। फिर से बी को स्टॉप कर दूं और फिर से बी को स्टॉप करूंगा तो क्या दिखाई देगा, देखते हैं। यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू बी तो क्या हुआ होगा, आपने इसको 40 प्रोवाइड किया इस तरफ और नीचे की तरफ प्रोवाइड किया 30। तो नेट वेलोसिटी कितनी आ गई पार्टिकल की, तो पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी है वो आ गई x के लॉन्ग कितना, 80 माइनस 40 आ गई 40, और वो हो गया 60 माइनस 30 कितनी आ गई, 30 आ गई। मतलब मेरा पार्टिकल कैसे मूव करेगा, ये 40 मीटर पर सेकंड है, यहां से मेरा पार्टिकल ऐसे कुछ जाएगा, और कितना एंगल होगा, इसको अगर मैं थीटा बोलूं तो यहां पे tan थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा 30/40, बोले तो 3/4, और tan थीटा 3/4 कब होता है, जब एंगल होता है हमारा 37 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे 37 डिग्री की हम लोग बात कर रहे हैं, और इससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, मानते हो कि नहीं, ये होगा हमारा डी मिनिमम, ये होगा हमारा डिस्टेंस डी डैश। हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पी की, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, 100 मीटर। तो डी मिनिमम कितना होगा, डी मिनिमम जो आएगा वो आ जाएगा 100 का साइन थीटा, ये समझ में आया। और 100 का साइन थीटा, तो अगर आप चाहो तो ये 100 का साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 का कॉस थीटा। एंगल कितना है, 37 डिग्री। 100 के दो कंपोनेंट होते हैं, एक 60 और एक 80। 37 डिग्री अगर ये एंगल है तो ये हो जाएगा हमारा 60 और ये हो जाएगा हमारा 80।
बिना सॉल्व करे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये कंपोनेंट 60 है 80 है। मतलब अगर मैं यहां बात करूं डी मिनिमम, तो डी मिनिमम तो कितना आ गया 60 आ गया। अगर मैं बात करूं वो टाइम कितना लगा, तो डी डैश डिवाइड बाय पार्टिकल की वेलोसिटी, डी डैश कितना है 80, पार्टिकल कितने से मूव कर रहा है, ये 30 है 40 है, तो कितना हो गया 50 हो गया। बोले तो 8/5 सेकेंड। और क्या चाहिए, और हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू बी बात कर लेता हूं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या आ जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू बी। जरा ध्यान से देखो क्या इक्वेशन बनेगी। किसी भी टाइम टी पे इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा 40t, किसी भी टाइम टी पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा 30t। क्या बनी इक्वेशन, इक्वेशन बन गई y, ठीक है, यहां से डिवाइड कर दो तो y y x कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो यहां से, या x की वैल्यू चलो t की वैल्यू से पुट कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, t की वैल्यू कितनी है x/40, y इक्वल्स टू mx लिखा हुआ है 3/4x। ये इक्वेशन होगी विथ रिस्पेक्ट टू b। सिमिलरली आप निकाल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, यहां पे जब हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हमको ये चीज तो रियलाइज हो गई कि अगर दोनों सेम लेवल पे हैं, अगर दोनों पार्टिकल सेम लेवल पे हैं और फिर उनके बीच में प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि मिनिमम सेपरेशन निकालना बहुत आसान है। अब यहां पे हमें एक चीज और समझ में आई कि जरूरी नहीं कि हमेशा पार्टिकल साइड से निकल जाएगा, पॉसिबल है कि दोनों का कोलिजन हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो हो सकता है कि दोनों का कोलिजन हो जाए, तो अगर कोलिजन हो जाए तो क्या कहानी होगी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे अभी भी हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने समझा कि यहां पे या तो हमारे दो पार्टिकल का कोलिजन नहीं होगा, और कोलिजन नहीं होगा तो आपको सेपरेशन निकालना पड़ेगा, वो टाइम निकालना पड़ेगा, ट्रैजेक्टरी निकालनी पड़ेगी। और अगर कोलिजन होगा तो क्या कहानी है वो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कोलिजन के बारे में बात करते हैं। ओके, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोलिजन के बारे में, राइट। दो प्रोजेक्टाइल के बीच में अगर कोलिजन होगा तो क्या है। तो ये कंडीशंस मैंने लिखी हुई है, ये कंडीशंस एक्चुअली आपके लिए कॉमन सेंस है, कोई खास बड़ी बात लिखी नहीं है मैंने। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी हुई है कि रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। बिल्कुल, अगर हम लोग रिलेटिव मोशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अगर दो पार्टिकल्स को कोलिजन करना है, तो अगर हमने बोला कि एक पार्टिकल रेस्ट पे है, हम अगर क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिलेटिव मोशन की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, तो क्या होगा, आप एक पार्टिकल को स्टॉप कर दोगे और एक पार्टिकल को स्टॉप कर दोगे, तो अब जो पार्टिकल ए के पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, क्या वो रिलेटिव वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में होगी तभी तो कोलिजन होगा। तो यहां पे जो आपका वी रिलेटिव आया वो आपका इस तरफ होना चाहिए। अगर वी रिलेटिव आपका इस तरफ है तो आपका कोलिजन होगा। ये समझ में आया। तो ये कंडीशन तो हमारे लिए कॉमन सेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज हमको समझ में आ गई है कि ये प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होता है, पार्टिकल करता है स्ट्रेट लाइन मोशन, तो यहां ग्रेविटी की कोई टेंशन है नहीं। वी रिलेटिव अगर इस तरफ आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। इसी चीज पे एक क्वेश्चन कभी कभी एक आध बुक्स में होगा या अपनी सीईटी में भी होगा, ठीक है, कि इस पे क्वेश्चन कि इस चीज को, ये कंडीशन जो लिखी हुई है इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे। तो देखो मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, तो मान लो हमारे पास पार्टिकल ये है, हमारे पास पार्टिकल 1, ये है हमारे पास पार्टिकल 2, ध्यान से सुनना, ठीक है। और ओरिजिन मान लेते हैं यहां पे। अगर ओरिजिन यहां पे हुआ तो क्या इसका पोजीशन वेक्टर होगा r1 वेक्टर, बिल्कुल सही। क्या इसका पोजीशन वेक्टर होगा r2 वेक्टर, बिल्कुल सही। तो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो क्या ये वाला वेक्टर जो होगा वो होगा हमारा r2 माइनस r1 वेक्टर, बिल्कुल होगा। ये समझ में आया। मतलब a और b को जब मैंने एक लाइन से ज्वाइन किया तो जो उस लाइन के अलोंग जो वेक्टर आ रहा है वो ये वेक्टर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लाइन के अलोंग डायरेक्शन क्या होगी, इस लाइन के अलोंग जो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो क्या इस लाइन के अलोंग डायरेक्शन होगा r2 माइनस r1 डिवाइड बाय इसका मॉड, यही तो होता है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो ये तो हमें मिल गई डायरेक्शन किसके अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, ये हमें डायरेक्शन मिल गई। अब इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, हमारा वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए। मतलब हमारे वेलोसिटी वेक्टर का रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर,
हमारे रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी ये होना चाहिए। तो अगर मैं अपना रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर निकालूं तो क्या रिलेटिव मेरा वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, एक सेकेंड हम दूसरे कलर का चौक ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो इसको स्टॉप करेंगे तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर जो कि आना चाहिए v1 माइनस v2, क्या वो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए? मैंने ये बोला है ये इस तरफ v1 है, ये इस तरफ v2 है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में आना चाहिए? वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। मतलब ये जो चीज है वो किसके यूनिट वेक्टर के इक्वल होना चाहिए? इनका जो वेलोसिटी वेक्टर है v1 माइनस v2, क्या ये है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी? इसका जो यूनिट वेक्टर है क्या वो ये हो जाएगा? बिल्कुल। तो ये दोनों टर्म्स कैसे होने चाहिए? ये दोनों टर्म्स हमारे सेम होने चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, तो वो लिखी हुई है मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। और जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच प्रोजेक्टाइल मस्ट बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ कोलिजन। अगर आपको बीच हवा में कोलिजन करवाना है तो आपने बोला कोलिजन हो रहा है t = 10 सेकंड पे और हमारा पार्टिकल गिर गया t = 4 सेकंड पे, तो क्या कोलिजन होगा? नहीं। तो ये भी आपके लिए कॉमन सेंस वाली बात है। तो दोनों का जो कंडीशंस है वो कॉमन सेंस वाली कंडीशंस है, लेकिन मैंने लिखवा दी है सो दैट आपको याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों कंडीशन हमारे लिए कॉमन सेंस वाली कंडीशंस हैं। तो कैसे स्टडी करते हैं जरा समझते हैं। हम कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ कोलिजन जो होंगे तो दो टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकते हैं हमारे। या तो जो प्रोजेक्शन होगा वो सेम लेवल से होगा, या फिर दोनों पार्टिकल्स को हमने अलग अलग हाइट से प्रोजेक्ट किया होगा। तो हम एक एक करके दोनों केसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं केस 1। और केस 1 क्या है? केस 1 जो है हमारा वो है प्रोजेक्शन ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो प्रोजेक्शन फ्रॉम सेम लेवल या सेम हाइट, जो बोलना आप बोलना चाहो आप बोल सकते हो। दोनों को हमने सेम हाइट से प्रोजेक्ट किया है। तो अब क्या होगा, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो देखो यहां पे दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक पार्टिकल A जिसके पास वेलोसिटी है v1 एंगल अल्फा पे, और दूसरा पार्टिकल है जिसको हम वेलोसिटी v2 से फेंका है एंगल बीटा पे। आपकी इच्छा है, आप जिस डायरेक्शन में फेंकना चाहो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं तो बस आपको ये समझा रहा हूं कि स्टडी करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। ये देखो ये A और B पार्टिकल है। अब यहां पे ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, और दोनों का कहीं मिड एयर कोलिजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर मैं सिमुलेशन भी दिखाऊंगा, तो आप टेंशन मत लेना, सिमुलेशन मैं इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या है, इन दोनों का मिड एयर कहीं कोलिजन हो गया है। अब सवाल यह है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो और बीच में डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस हमने डी दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो हमको बचपन से आता है वो है कि आप कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन यूज मत करो, आप नॉर्मल सॉल्व करो। नॉर्मल सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि जिस टाइम पे कोलिजन होगा उस टाइम पे ए और बी दोनों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर आप बोलते हो कि ये मोशन है ए का, ठीक है, ये मोशन है आपका बी का, तो इस पॉइंट पे जाके दोनों का कोलिजन हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जाके अगर दोनों का कोलिजन हुआ है तो इस पॉइंट पे क्या दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो T=T0 पे पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी दोनों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मोशन हुआ होगा, इसको हटा दो। अच्छा सुनो, अब हम लोग आगे क्या बात कर रहे हैं कि यहां पे अगर मैं किसी भी टाइम टी पे, इसका नाम ए है इसका नाम बी है, अगर मैं किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल ए की पोजीशन लिखूं, तो पार्टिकल ए आप लिखना चाहो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम टी पे क्या हो जाएगा, ये मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम टी पे क्या होना चाहिए, तो इसके कंपोनेंट्स कर लो। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये आ जाएगा v0 cos अल्फा, ये आ जाएगा v0 sin अल्फा। सिमिलरली इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे v0 cos बीटा, सॉरी v0 ना बोल के v1 v2 बोला है हमने, तो ये v1 है, ये v1 है, ये v2 है, v2 v2
साइन बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला कि कोलिजन होगा, तो यहां का कोलिजन हो रहा है। मेथड नंबर 1, दोनों की पोजीशन सेम करनी है। तो कैसे सेम करेंगे, तो हम किसी भी टाइम टी पे इसकी पोजीशन लिख लें, इसकी पोजीशन लिख लें और फिर दोनों को सेम कर देंगे। तो यहां पे किसी भी टाइम टी पे मैं ए का एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v1 cos अल्फा इंटू टाइम टी नॉट। किसी भी टाइम टी पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने टाइम टी नॉट पे निकाल लिया। अगर मैं इसके y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका v1 sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा। और अगर हम पार्टिकल b के बारे में बात करें तो पार्टिकल b का x कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम t पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d माइनस v2 cos बीटा t। और y कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम t पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v2 sin बीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सबसे पहले तो ये समझ लो कि यहां पे अभी तक मैंने कुछ खास नहीं लिखा है, ये सब आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब यहां तक चले। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कोलिजन होना है। तो अगर कोलिजन होना है तो फॉर कोलिजन दोनों के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट एट t इक्वल्स टू टी नॉट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कि अगर हमें कोलिजन चाहिए तो t इक्वल्स टू टी नॉट पे दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। और पोजीशन सेम होने का मतलब है दोनों के x कोऑर्डिनेट एंड दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम कर रहा हूं। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, ये है v1 cos अल्फा t। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, ये है d माइनस v2 cos बीटा t। यहां से ध्यान से देखो क्या बन गया, ये बन गया v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा इंटू टाइम t, इसकी वैल्यू d। तो यहां से आपको जो t नॉट की वैल्यू है वो मिल गई। मतलब जब मैंने फर्स्ट कंडीशन लगाई तो फर्स्ट कंडीशन से मुझे समझ में आ गया कि टाइम कितना लग रहा है, तो मुझे यहां से टाइम ऑफ कोलिजन मिल गया। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका ये है। अच्छा, और क्या करना पड़ेगा मेरे को, और मेरे को साथ में दोनों के y कोऑर्डिनेट्स भी सेम करने पड़ेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट जो कंडीशन पुट कर रहा हूं मैं वो पुट कर रहा हूं कि दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम कर देता हूं। इससे मेरे को फर्स्ट चीज तो पता चल गई कि टाइम कितना लग रहा है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स इक्वल कर देते हैं। तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स इक्वल करते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम t पे क्या है, ये है v1 sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसका y कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम t पे क्या है, v2 sin बीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो यहां से और ध्यान से देखो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, वो बन जाएगा v1 sin अल्फा t नॉट, इसकी वैल्यू v2 sin बीटा टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो गया। यहां से आ गया v1 sin अल्फा शुड बी इक्वल टू v2 sin बीटा। मतलब जो नेक्स्ट कंडीशन आई वो ये आ गई कि यहां पे पार्टिकल 1 का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और पार्टिकल b का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर कोलिजन करना है a और b को सेम लेवल से हमने फेंका है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स सेम होने चाहिए। और जरा खुद का कॉमन सेंस लगा के बताओ, क्या यह आंसर आना भी चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था। अगर यहां पे a और b को कोलिजन करना है और किसी टाइम t पे दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, सेम लेवल से स्टार्ट हुआ है, तो क्या दोनों के y के लॉन्ग मोशन सेम सिमेट्रिक नहीं होंगे, सेम मोशन होंगे? ये समझ में आया? दोनों का y के लॉन्ग सेम मोशन होना चाहिए, तभी तो सेम टाइम पे सेम पोजीशन होगी। तो यहां पे दोनों के ये जो कंपोनेंट्स हैं वो तो तुम्हारे सेम आने ही चाहिए। ये मैंने सॉल्व किया किससे, जो मेरे को नॉलेज पहले से है, रिलेटिव मोशन पढ़ने से पहले जो नॉलेज थी मैंने उसकी हेल्प से सॉल्व कर लिया है। अब मैं रिलेटिव मोशन भी पढ़ चुका हूं और रिलेटिव मोशन भी पढ़ चुका हूं, तो क्या इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका है मेरे पास? एक और तरीका है, और वो है हमारा क्या, बताओ क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है,
तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन में क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पे कि आप एक पार्टिकल को स्टॉप कर दो और दूसरे पार्टिकल को उससे कोलाइड करवा दो। तो हम यूज करेंगे यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, मेथड नंबर 2, जहां आप रिलेटिव मोशन का यूज करते हो। ठीक है, क्या करो, आप इसको स्टॉप कर दो, और अगर मैंने इसको स्टॉप कर दिया तो देखो मुझे कौन कौन से कंपोनेंट देने पड़े। मुझे इस तरफ देना पड़ा v2 cos बीटा, ये वाला कंपोनेंट, और ये नीचे की तरफ आ जाएगा कितना, v2 sin बीटा। तो अगर मैं एक अच्छा सा फिगर बनाऊं ए और बी के बारे में, तो यहां पे है हमारा पार्टिकल ए, ठीक है, और यहां है हमारा पार्टिकल बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। अगर मैं y के लॉन्ग कंपोनेंट देखूं तो y के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा। और अगर मैं x के लॉन्ग बात करूं तो x के लॉन्ग ये दोनों कंपोनेंट का सम हो जाएगा v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा, और ये हमारा रेस्ट पे है। अब अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन यूज कर रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू बी यूज किया है मैंने, तो क्या आपको ये समझ में आता है कि जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी है वो होनी चाहिए अलोंग लाइन ए बी, अगर हम इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो यहां पे अगर हमें कोलिजन होना है, कोलिजन करना है, तो रिलेटिव मोशन में क्या कॉन्सेप्ट है कि कोलिजन के लिए होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि v रिलेटिव मस्ट बी अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स a एंड b, मतलब अलोंग x एक्सिस। अगर x एक्सिस के अलोंग नेट वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि v रिलेटिव का जो y के अलोंग कंपोनेंट है वो जीरो होना चाहिए। v रिलेटिव का जो y के अलोंग कंपोनेंट है वो जीरो होना चाहिए, और वो जीरो होना चाहिए मतलब कौन सा टर्म जीरो होना चाहिए, ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए। सही समझ में आया, यही तो है y कंपोनेंट। तो ये वाला टर्म जीरो कर दिया तो फिर तो बहुत सिंपल कहानी बन गई कि v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा, ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए। तो यहां से आ गया v1 sin अल्फा शुड बी इक्वल टू v2 साइन बीटा। क्या फिर से सॉल्व करने पे मेरी सेम कंडीशन बनी कि दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। क्या फिर से सेम कंडीशन बन गई? बिल्कुल। तो चाहे आप कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन से सॉल्व करो, चाहे आप नॉर्मली सॉल्व करो, आंसर तो सेम आने। मैं प्रेफर करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन से सॉल्व करना, क्योंकि इससे मेरे को बहुत आसानी पड़ रही है। मुझे सोचना बहुत आसान है कि इसके लॉन्ग नेट वेलोसिटी होनी चाहिए, तो ये वाला कंपोनेंट जीरो कर दो, ये वाला कंपोनेंट जीरो कर दो, मतलब दोनों के वाई कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अच्छा, और क्या चीज समझ में आई? और मुझे यहां पे एक चीज और समझ में आई कि अगर मैं टाइम ऑफ कोलिजन की बात करूं, तो क्या टाइम ऑफ कोलिजन को अगर मैं टी नॉट बोलूं, तो क्या वो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय वी अप्रोच? बिल्कुल। और यहां से जो टाइम की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस कितना है डी, वी अप्रोच कितना है, ये लिखा हुआ है वी अप्रोच, ये तो लिखा हुआ है, वो तो रेस्ट पे है, ये इतने से अप्रोच कर रहा है, तो वी अप्रोच कितना हो गया, v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। ये समझ में आया? तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को जहां पे हमें कोलिजन की बात करनी है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि सॉल्व करने के दो तरीके हैं, कौन सा फॉलो करना है आपकी इच्छा है, ठीक है। और यहां पे याद रखना, दोनों से एक ही कंडीशन निकल के आई कि जो y कंपोनेंट है, अगर हम सेम लेवल से फेंक रहे हैं तो दोनों के y कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और x कंपोनेंट हमको क्या देंगे, टाइम निकाल के दे देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं चलो मैं, ठीक है, इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, सो दैट थोड़ा सा और चीज समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये बताओ, ये A है, ये B है, ठीक है, और यहां पे इनके कंपोनेंट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, तो ये इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड,
ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है, और ये जो पार्टिकल है ये इस तरफ जा रहा है कितने से 30√2 और ये एंगल है 45 डिग्री। बोला गया ये बताओ क्या ए और बी के बीच में कोलिजन होगा, ठीक है, क्या ए और बी के बीच में कोलिजन होगा। तो आप क्या देखो, सबसे पहली कंडीशन तो ये है, और इनके बीच में डिस्टेंस भी मान लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको लेट्स सपोज दिया होता कितना हो जाता, एक सेकेंड 40 70, चलो 70 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करते, आपसे पूछा जाता कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा, तो आपको तो चीज चेक करनी है कि दोनों के बाई कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसके कंपोनेंट्स करो, ये आ गया 30, ये आ गया 40, इसके कंपोनेंट्स करो, ये आ गया 30, ये आ गया 30, क्या दोनों के बाई कंपोनेंट सेम है, हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों के y कंपोनेंट्स तो सेम है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि जो तुम्हारा टाइम ऑफ कोलिजन है वो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट से कम आना चाहिए, है कि नहीं। तो जरा देखो यहां पे टाइम ऑफ कोलिजन क्या आ रहा है, तो टाइम ऑफ कोलिजन को अगर मैं TC बोलूं, टाइम ऑफ कोलिजन, तो टाइम ऑफ कोलिजन कितना आ जाएगा, यहां पे अगर आप बात करोगे तो इसको स्टॉप करोगे, तो इसको स्टॉप करोगे, डिस्टेंस कितना है 70, और ये दोनों कंपोनेंट का सम हो जाएगा तो 40 + 30, 70/7 1 सेकेंड। और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल ए कितना है, 30 से ऊपर फेंक रहे हैं तो 6 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल बी 30 से ऊपर फेंक रहे हैं तो 6 सेकेंड। मतलब इस केस में कोलिजन पक्का होगा। समझ में आया, मुझे सिर्फ इतना बताना था कोलिजन होगा कि नहीं होगा, तो मैंने बता दिया दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम है, और ये टाइम ऑफ कोलिजन है और ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो 1 सेकेंड जो है t = 1 सेकेंड पे कोलिजन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन और ले लो, और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको जैसे ये क्वेश्चन होता कि यहां पे इसको हमने फेंका है 100 मीटर पर सेकेंड से और ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है, और ये है हमारे पास एक और पार्टिकल B, और B को हमने प्रोजेक्ट किया है V0√2 से 45 डिग्री पे, और क्वेश्चन में आपको बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स सपोज मान लेते हैं 200 मीटर। तो आपको यहां क्वेश्चन में यह बोला गया कि यहां पे कोलिजन हो रहा है, इट इज गिवन कि पार्टिकल A एंड B आर कोलाइडिंग इन द एयर, ये गिवन है आपको, तो कोलिजन हो रहा है, ठीक है। और आपको अब क्या बताना है, आपको बताना है इफ कोलिजन इज हैपनिंग बिटवीन A एंड B देन फाइंड वैल्यू ऑफ B0, और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं टाइम ऑफ कोलिजन। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। ऐसा क्वेश्चन शायद मैं पहले भी एक बार तो करवा ही चुका हूं, देखो कैसे करेंगे। तो अब हमें समझ में आ गया कि यहां मोशन टू ग्रेविटी की बात हो रही है, लेकिन अगर मुझे यहां कोलिजन की बात करनी है तो मुझे घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। दोनों के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो कंपोनेंट्स करते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 80, तो ये वाले कंपोनेंट V0, ये भी V0। तो क्या यहां से तुम्हें पता चल गया कि V0 की वैल्यू 60 होनी चाहिए, बिल्कुल। यहां से क्या पता चल गया कि V0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, लॉजिकली मैथमेटिकली। और बताओ और क्या चाहिए, और निकालना है टाइम ऑफ कोलिजन। तो टाइम ऑफ कोलिजन जो निकालना है, तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है 200 डिवाइड बाय बी अप्रोच। बी अप्रोच कितना है, तो ये देखो ये 80 से अप्रोच कर रहा है, ये 60 से अप्रोच कर रहा है, क्या आता है टाइम, टाइम आता है d डिवाइड बाय बी अप्रोच, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो है वो है 200, बी अप्रोच कितना है, ये हो जाएगा 80 + 60, ये समझ में आया, 80 + 60, तो ये कितना आ गया 200 डिवाइड बाय 140, 20/40 नहीं हो जाएगा 10/7, तो 10/7 सेकंड पे दोनों के बीच में कोलिजन होगा। ये समझ में आ रहा है।
तो ये कहानी भी काफी हमें सिंपल लगी, हमें पढ़ के भी मजा आया कि हाँ अब हम इन क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात थी नहीं अभी तक, ठीक है। काफी सिंपल सिंपल कहानी चल रही है, समझ में भी आ रहा है अपने को। चलो तो अब क्या करते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो फिर हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि कोलिजन होगा तो क्या कहानी है, ठीक है। तो सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कोलिजन हो रहा है, ठीक है। अब कोलिजन हो रहा है तो अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है कि ये बताओ V0 की वैल्यू कितनी है और टाइम ऑफ कोलिजन कितना है। ये दो चीजें निकालनी है और काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन है, सॉल्व करने के टाइम मिलेगा आपको 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करो जल्दी से। चलो सॉल्व कर लिए होंगे। तो यहां पे क्या बोला गया कि इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन हो रहा है तो पहले कंपोनेंट्स कर लेते हैं। इसके कंपोनेंट्स करेंगे तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 60। और अगर इन दोनों के बीच में कोलिजन होना है तो क्या दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट सेम होने चाहिए? बिल्कुल। तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ कोलिजन की, तो टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 120। तो यहां से अगर हम टाइम निकालना चाहें तो डिस्टेंस है 120 डिवाइड बाय V अप्रोच कितना आ गया? 60 आ गया। इसको स्टॉप कर चुके हैं ऑलरेडी, याद रखना, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट जो सिखाया है। तो कितना आ गया? 2 सेकेंड। अब क्या बोला गया है कि बताओ पोजीशन ऑफ ए एंड बी। तो आपको इसको सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो पार्ट सी है वो आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपको पोजीशंस निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 2 पे हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप किसी की भी पोजीशन निकाल लो, चाहे आप ए की पोजीशन निकालो चाहे आप बी की पोजीशन निकालो, बात तो सेम है क्योंकि दोनों का कोलिजन हो रहा है, दोनों की पोजीशन सेम आएगी। तो किसकी पोजीशन निकालना ज्यादा आसान है? बी की पोजीशन निकालना ज्यादा आसान है। तो आप क्या करो, दोनों की पोजीशन सेम है तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। क्या आएंगे? तो देखो ये पार्टिकल तो ऐसे ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो पक्का यहां पे दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 120। और अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो दोनों के ही वाई कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? दोनों के ही वाई कोऑर्डिनेट t इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं। 2 सेकंड में ये पार्टिकल के पास स्पीड कितनी होगी? 60 होगी। और 60 होगी तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इसने डिस्टेंस जो कवर कर लिया वो कवर कर लिया होगा 70, ठीक है। ये 80 है, ये 60 है, तो 80 प्लस 60 140 डिवाइड बाय 270 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो यहां पे एक सेकेंड कुछ गलती कर दी मैंने, हाँ हमें डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा? डिस्टेंस आ जाएगा यहां पे, हमें यहां पे डिस्टेंस निकालना कितना कवर कर लिया होगा? तो क्या होगा? t इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 2 पे पार्टिकल यहां होगा तो 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 कितना हो गया? 140 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया? 140 मीटर आ गया। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 140 मीटर। मतलब दोनों की ही पोजीशन क्या है? दोनों की पोजीशन है 120, 140। ये समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है कि यहां पे एंगल कितना है? 10/2। इसका मतलब कंपोनेंट्स करोगे तो ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 40, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे अगर हम इसके कंपोनेंट्स करें तो हमारे दोनों के y कंपोनेंट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो y कंपोनेंट सेम होना चाहिए, तो ये आ गया 80, एंगल 53 है तो ये अपने आप 60 आ जाएगा। ये समझ में आया? दोनों के y कंपोनेंट सेम 80, ठीक है। और अगर ये एंगल 53 है, ये 80 है, तो ये कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो यहां से पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? 100 मीटर पर सेकंड। तो V0 तो हमारा कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकंड आ गया। रही टाइम ऑफ कोलिजन की बात, तो टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? देखो डिस्टेंस है 200, बी अप्रोच कितना हो जाएगा? 40 प्लस 60 100, तो कितना आ गया? 2 सेकंड। तो यहां भी जो कोलिजन हुआ वो हो गया हमारा 2 सेकंड में। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और दिए गए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे थोड़ा अलग दिया गया है कि यहां पे बोला गया है कि 2 पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में टाइम ऑफ कोलिजन गिवन है, आपको 2 सेकंड में कोलिजन हो रहा है। अब बोला गया है ये V0 की वैल्यू कितनी है और एंगल थीटा कितना है। यहां पे बोला गया है कि ये इस तरीके से आपको फिगर दिया बना के दिया गया है और बोला गया कोलिजन हो रहा है। अगर कोलिजन हो रहा है तो V0 की वैल्यू बताओ, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, सोच समझ के सॉल्व करना, फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के टाइम कितना मिल जाएगा? 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम मिलेगा। चलो
चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। यहां पे क्या गिवन है कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर मैं इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स देखूं तो एक होगा हमारा Vy और एक होगा Vx, और हमें इसके दो कंपोनेंट्स करें तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 30। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे अगर इसका y कंपोनेंट 40 है तो इसका y कंपोनेंट भी कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। अच्छी बात है। x कंपोनेंट की बात करें तो क्या होगा, तो x कंपोनेंट देखो यहां पे अगर हम टाइम ऑफ कोलिजन निकालते, अगर मैं टाइम ऑफ कोलिजन लिखूं तो टाइम ऑफ कोलिजन आता 100 डिवाइड बाय 30 प्लस Vx, यही तो आता। टाइम ऑफ कोलिजन गिवन है 2 सेकेंड इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 30 प्लस Vx, ये कितना हो गया 50। तो 30 प्लस Vx, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 50, मतलब Vx की वैल्यू कितनी आ गई 20। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वो 20 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कितनी आ गई, तो अगर मुझे पार्टिकल की नेट वेलोसिटी निकालनी है तो V0 कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट निकाल लो इसका, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, कितना बन जाएगा 20√3। ये समझ में आया। और अगर हम लोग बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा कितना है, ये है 40 डिवाइड बाय 22, मतलब एंगल थीटा कितना आ गया, ये आ गया 10⁻²। सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सिंपल है देखा जाए तो, लेकिन नहीं, इसमें एक सिली मिस्टेक है जो काफी बच्चों ने की होगी। देखते हैं क्या है वो। ये देखो, ये वाला कंपोनेंट 30, ये वाला कंपोनेंट 40, ये V0 और ये V0। तो यहां पे अगर कोलिजन होना है, अगर कोलिजन होना है तो तुमने बोल दिया V0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। तो V0 की वैल्यू 30 हमने रख दी और कोलिजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है वो गलत सॉल्यूशन है। V0 की वैल्यू 30 नहीं आएगी। देखो यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपने क्या बोला, यहां पे अगर हम बात करें तो अगर V0 की वैल्यू 30 है तो टाइम ऑफ कोलिजन निकालते हैं। टाइम ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा V0 की वैल्यू 30 के हिसाब से, d डिवाइड बाय v अप्रोच कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये है 700 डिवाइड बाय 40 प्लस 30, कितना आ गया 10 सेकेंड। टाइम ऑफ कोलिजन आया 10 सेकेंड और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल A ये कितना आया, वो आया हमारा 3 सेकेंड, 6 सेकेंड सॉरी, 3 सेकेंड ऊपर जाने का, 3 सेकेंड नीचे आने का। क्या टाइम ऑफ कोलिजन टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा आ गया है? बिल्कुल। इसका मतलब कोलिजन होगा ही नहीं। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे हमने सॉल्व किया तो हमको ये समझ में आया कि टाइम ऑफ कोलिजन इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब ये है कि नो कोलिजन। और अगर A और B के बीच में कोई कोलिजन होगा ही नहीं तो V0 की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। मतलब V0 की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए कोलिजन हो सके। ये समझ में आया, मतलब यहां पे कोलिजन नहीं हो रहा होगा। चमक गया। तो ये छोटी सी बात है जो कभी कभी ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है टाइम ऑफ कोलिजन वाले में। ये काफी लोग गलती करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ कोलिजन पढ़ तो लिया लेकिन क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करते, भूल जाते हैं कैसे सर ने ऐसा पढ़ाया था। अगर पढ़ाया गया तो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो हमेशा ये दिमाग में छोटा सा पॉइंट रहना चाहिए। तो क्या करो, वेरीफाई किया करो। टाइम लगेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड 10 सेकेंड, इतना टाइम तो लग रहा है। तो इतना टाइम वर्थ इट है क्वेश्चन को सही करने के लिए। तो आप चेक कर लो, उसमें फायदा रहेगा। तो ये सारी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलो तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम डिफरेंट हाइट। इसका जो केस नंबर 2 है तो इसके आगे बात करते हैं। तो केस नंबर 1 हमको समझ में आ गया कि अगर हम लोग सेम लेवल से पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्या होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या है कि अगर हमने प्रोजेक्शन डिफरेंट हाइट से किया हो, ठीक है। तो दोनों पार्टिकल्स को हमने डिफरेंट हाइट से प्रोजेक्ट किया है। तो कैसा हो सकता है, देखो कि यहां पे ये है हमारे पास हाइट h1 और यहां पे हमने एक पार्टिकल को v1 से एंगल अल्फा पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है।
ये ग्राउंड है, और इधर है हमारे पास हाइट h2, जहां से हमने दूसरे पार्टिकल को विथ सम वेलोसिटी v2 एंगल बीटा पे प्रोजेक्ट किया है। तो क्या कॉन्सेप्ट होगा यहां पे? देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट तो वही है कि अगर मैं बात करूं रिलेटिव वेलोसिटी की, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी along line joining the two particles. ये जो दो पार्टिकल्स हैं इनको आप एक लाइन से ज्वाइन करो, और जो नेट वेलोसिटी आई है वो आपकी इस लाइन के लॉन्ग आनी चाहिए। तो अगर वो वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग आती है तो हमारा कोलिजन हो जाएगा। ये समझ में आ गया? ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है? तो वही है कि आप क्या करो, अप्लाई करो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो पहले यहां पे हम कंपोनेंट्स कर लेते हैं। कंपोनेंट्स करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा v1 cos अल्फा, ये आ जाएगा v1 sin अल्फा। इसके भी कंपोनेंट करो, ये आ जाएगा v2 cos बीटा, v2 sin बीटा। क्या करो, पार्टिकल बी को स्टॉप कर दो। अगर आपने पार्टिकल बी को स्टॉप कर दिया तो देखो क्या बना, यहां है आपका पार्टिकल ए और यहां है आपका पार्टिकल बी, और पार्टिकल बी को हम स्टॉप कर चुके हैं। तो ये हाइट कितनी है? अगर मैं इस हाइट की बात करूं, ये हाइट ए और बी के बीच में, तो ये हाइट कितनी है? h2 माइनस h1। तो ये हाइट कितनी है? h2 माइनस h1। और ये बेस कितना है? तो डिस्टेंस d गिवन है, तो ये बेस आ जाएगा d। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करूं तो यहां पे इसके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। x कंपोनेंट क्या आ जाएगा? इसको स्टॉप करो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाके ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। और अगर y कंपोनेंट की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा। और अब ये जो नेट वेलोसिटी आई है ये हमारी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और ये डायरेक्शन क्या है? तो ये देखो, ये एंगल है थीटा। अब इस एंगल थीटा को निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है? एक तरीका तो ये है हमारे पास कि आप ज्योमेट्री की हेल्प से निकालो, ठीक है। तो यहां से आप टेन थीटा क्या बोल सकते हो? टेन थीटा है h2 माइनस h1 डिवाइड बाई डी। और एक तरीका क्या है? एक तरीका है कि आप इसको लिख सकते हो vy अपॉन vx, फिजिक्स की हेल्प से, है ना, कि ये जो आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या है? vy अपॉन vx। तो वो क्या आ गया? वो आ गया v1 sin अल्फा माइनस b2 sin बीटा डिवाइडेड बाय v1 cos अल्फा प्लस b2 cos बीटा। और क्या ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो क्या करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा h2 माइनस h1 डिवाइड बाई डी। इसकी वैल्यू v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा डिवाइडेड बाय v1 cos अल्फा प्लस b2 cos बीटा। आपको कुछ याद नहीं करना है, बस समझो तरीका क्या है। मैं कर क्या रहा हूं? मैं यहां पे कर ये रहा हूं कि मैंने पार्टिकल बी को स्टॉप किया और इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आई उसकी डायरेक्शन निकाली, वो एंगल निकाल लिया टेन थीटा। और ये जो टेन थीटा है वो हमने ज्योमेट्रिक हेल्प से भी निकाला, h2 माइनस h1 डिवाइड बाई डी। दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। बस इन दोनों को आपने इक्वेट कर दिया और इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे अलग से कुछ तोप नहीं मानना है, कुछ तोप नहीं चलानी है अपने को। बहुत सिंपल सी कहानी है, कॉन्सेप्ट ये है, दो लाइन लिखी हुई है, बस यही करना है। देखो कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, या कैसा क्वेश्चन हो सकता है इससे। तो एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहां पे क्या दिया गया आपको? कि ये एक बिल्डिंग है, ये इसकी हाइट है 60 मीटर और एक दूसरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 100 मीटर। यहां से हमने पार्टिकल ए को प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकेंड से
एंगल कितना ले लेते हैं, एंगल ले लेते हैं 53 डिग्री, और यहां से हमने पार्टिकल बी को प्रोजेक्ट किया इस तरफ कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये सिंपल सा सवाल है, ये डिस्टेंस डी है, हमको नहीं पता कितना है। आपको बोला गया है कि ए और बी का कोलिजन हो रहा है, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी का कोलिजन तो हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि कोलिजन बिटवीन ए एंड बी तो हो रहा है। तो आपको क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ डी, ये डी की वैल्यू कितनी है, और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं टाइम ऑफ कोलिजन। ये दो चीजें आपसे पूछी गई है, कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले देखो यहां पे आप क्या करोगे, आप इसको इसके कंपोनेंट्स कर लोगे, इसके कंपोनेंट्स कर लिए तो ये आ गया 40, ये आ गया 30, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या करो, इसको स्टॉप करोगे, इसको स्टॉप करोगे तो यहां पे आपको 10 तो इस तरफ देना पड़ेगा। जरा इस फिगर को हम फिर से बनाते हैं तो क्या नया फिगर बन जाएगा, तो यहां पे है पार्टिकल ए, यहां है पार्टिकल बी, पार्टिकल बी रेस्ट पे है, पार्टिकल ए के पास दो कंपोनेंट्स हैं, ऊपर 40 और नीचे 40, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हाइट की अगर हम लोग बात करें तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी 40 मीटर, है ना, 100 - 60, तो ये हाइट कितनी हो गई 40 मीटर, और ये डिस्टेंस डी है। और क्या यहां पे अगर मैं एंगल थीटा लिखूं तो क्या हम tan थीटा दो तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहां सॉल्व करूं, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, चलो ठीक है। तो यहां हम tan थीटा दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा जो है वो आ जाएगा 40/d, और यही किसके बराबर होगा, यही बराबर होगा vy/vx के। तो 40/d, vy/vx कितना आ गया, 40/40 आ गया। तो यहां से d की वैल्यू आ गई 40। ये समझ में आया, ये हमने मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल है। ये एंगल 45 डिग्री तो आ रहा है, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे vy/vx से निकालूं तो एंगल कितना 45 डिग्री है, और 45 डिग्री पे है तो जो हमारा हाइट होती है वही हमारा बेस होता है, तो आंसर 40 मीटर आना भी चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, काफी सही बात है, अच्छा लगा। तो डिस्टेंस मिल गया 40 मीटर, और क्या चाहिए, टाइम ऑफ कोलिजन। तो टाइम ऑफ कोलिजन आप कैसे निकाल सकते हो, ये सवाल है, ठीक है। तो टाइम ऑफ कोलिजन निकालने के लिए आपके पास काफी तरीके हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 40। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस 40 है, ये डिस्टेंस 40 है, पार्टिकल को ऐसे जाना है। तो काफी तरीके हैं टाइम निकालने के। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या हो सकता है कि अगर मैं इसको बोलूं, इस डिस्टेंस को बोल दूं पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस कितना है 40√2 हो जाएगा, क्योंकि ये 40 है, ये 40 है, तो ये कितना हो गया 40√2 हो गया। तो मेथड नंबर 1 तो टाइम ये हो सकता है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय पार्टिकल की नेट स्पीड। पार्टिकल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 40√2, ठीक है। इसके अलोंग नेट वेलोसिटी कितनी है। अच्छा, यहां पे आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, क्या चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पे दोनों का ही ग्रेविटी जी लग रही थी, तो जी जो है वो कट चुका है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 40√2 डिवाइड बाय वी नेट कितना है, तो वी नेट है 40 कितना 40√2, तो 1 सेकंड का टाइम लगा। मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है, इसी को सॉल्व करने का जो मेथड नंबर 2 है वो ये हो सकता है कि यहां पे टाइम आ जाएगा कि पार्टिकल ने x के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट किया डिवाइड बाय x के लॉन्ग कितनी स्पीड है। क्योंकि देखो सिंपल सी कहानी है, पार्टिकल जितने टाइम में यहां पहुंचा a से b, विथ रिस्पेक्ट टू b हम बात कर रहे हैं, रोक चुके हैं इसको, है ना। पार्टिकल जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचा टकराने के लिए, उतने टाइम में उसने x में डिस्टेंस कवर किया 40, y में डिस्टेंस कवर किया 40, तो sx कितना है 40 है, इसके लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है 40, 1 सेकंड आ गया। मेथड नंबर 3 आप ये भी यूज कर सकते हो कि टाइम जो है y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अपॉन y की स्पीड, y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 40, स्पीड 40, कितना आ गया 1 सेकंड। जैसे भी निकालना चाहो आपकी इच्छा है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इसके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो हमें यहां पे ये तो समझ में आ गया कि अगर हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, दो पार्टिकल हैं उनके मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, चाहे दोनों का सेम लेवल पे हो चाहे डिफरेंट लेवल पे हो, अगर आप रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो आपके लिए फायदा यह होगा कि आपको एक्सेलरेशन को काउंट करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन कट जाएंगे, और अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन नहीं है तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, पार्टिकल जाएगा स्ट्रेट लाइन में।
और उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। समझ में आया? तो ये सारी कहानी थी इसके बारे में। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं। चलो, ये 2 क्वेश्चन दिए गए इस सेम टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको एक में डी की वैल्यू निकालनी है, टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है, एक में आपको इस हाइट एच की वैल्यू निकालनी है और टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करो। 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के टाइम मिलेगा 5 मिनट। फटाफट सॉल्व करो। और याद रखना, दोनों ही क्वेश्चंस में आपको कोलिजन गिवन है। आपको यहां इस वाले क्वेश्चन में भी गिवन है कि कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो कोलिजन तो दोनों ही केसेस में हो रहा है, आपको वैल्यूज निकालनी है। सॉल्व करो। चलो, सॉल्व कर लिया होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले तो कंपोनेंट्स कर लो। कंपोनेंट्स कर लें तो ये कितना आ गया, ये आ गया 30, ये आ गया 30। इसके कंपोनेंट्स कर लिए, ये आ गया 10, ये आ गया 10। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। इसको स्टॉप किया तो क्या हुआ, इस तरफ आया 10 और नीचे की तरफ आया 10। तो अगर मैं यहां पे नेट फिगर बनाऊं, ठीक है, कि कैसा मुझे दिख रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या कहानी होगी, तो मुझे दिख रहा है कि यहां पे है मेरा पार्टिकल ए और यहां पे है मेरा पार्टिकल बी। अगर इसकी नेट वेलोसिटी देखें तो इस तरफ नेट वेलोसिटी है 40, इस तरफ नेट वेलोसिटी देखें तो ये कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 20। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम इस हाइट की बात करें तो ये हाइट कितनी है, 40, और ये डिस्टेंस है डी। तो आप tan थीटा की बात कर लो, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहां से tan थीटा किसके इक्वल है, यहां से जो tan थीटा है वो इक्वल है 20/40 के, और वो इक्वल है 40/d के। तो यहां से ये आ गया कितना, 1/2। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू यहां से आ गई 80 मीटर। ये समझ में आया, d की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। फिर निकालना है टाइम ऑफ कोलिजन। तो टाइम ऑफ कोलिजन कितना है, तो ये देख लो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो पार्टिकल को ये d कितना है, 80 मीटर, ये 80 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो मैं बात कर लेता हूं sx डिवाइड बाय vx। 80 मीटर कवर करना है, टाइम कितना लगना, सॉरी स्पीड कितनी है 40, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। तो पार्टिकल 2 सेकेंड में कोलाइड कर जाएगा। इस वाले केस में क्या करना है, फिर से वही कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट्स कर लेते हैं, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 40। यहां कंपोनेंट्स करोगे तो थीटा कितना है, 10/2, मतलब ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 30। इसको स्टॉप करो, इसको स्टॉप किया तो यहां मिलेगा 30, नीचे मिलेगा 60। अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो विथ रिस्पेक्ट टू बी तो कैसा फिगर बनेगा, देखते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी जो फिगर बन रहा है वो यहां पे है ए और यहां पे है बी। ठीक है, इसके पास अगर हम नेट वेलोसिटी की बात करें तो कितना हो गई, इस तरफ आ गई 70 और नीचे की तरफ है 30। कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे अगर हम लोग हाइट के बारे में बात करें, एक सेकेंड, अगर हम लोग बात करें हाइट के बारे में तो ये हाइट कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की, तो ये हाइट हो जाएगी h-50। तो ये हाइट हो गई h-50 और ये कितना है, ये है हमारा 140। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर हम लोग tan थीटा की बात करें तो tan थीटा हमारा इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ये एंगल थीटा बोल दूं मैं यहां से। तो tan थीटा जो है वो आ गया 140 डिवाइड बाय h-50। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू है 70/30 के इक्वल है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा h-50, इसकी वैल्यू किसके इंटू 7, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू है 140 इंटू 3। तो यहां से ये कैंसिल होकर कितना आ गया 20, मतलब h-50 इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 60। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई, 50 + 60 बोले तो 110। इतना हाइट होगी। ठीक है, और ये हाइट होगी और टाइम ऑफ कोलिजन की बात करनी है तो टाइम ऑफ कोलिजन कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ कोलिजन आ जाएगा sx डिवाइड बाय vx। xx कितना है 140, vx कितना है, vx जो है वो है 70। तो कितना टाइम लग गया, 2 सेकेंड। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और कहानी समझ में आ गई क्या हुआ है। अब करना क्या है, अब ये काम करना है कि आपको रिलेटिव मोशन के जो 3 लेक्चर्स हुए हैं, तीनों लेक्चर्स को एक बार साथ में रिवाइज करना है।
और तीनों लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं वो काफी हद तक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ खास ज्यादा अलग नहीं हुआ है। तो अभी तक जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उन तीनों लेक्चर्स का एक बार अच्छे से रिवीजन करो और उन तीनों लेक्चर्स में क्या कनेक्शंस हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो उनको हम कहां कहां अप्लाई कर पा रहे हैं और क्या कनेक्शंस हैं उसके उनके कॉन्सेप्ट्स के बीच में। ठीक है, कि किस टाइम पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं एनालिसिस। तो आप अच्छे से एनालाइज करो हमने क्या क्या पढ़ा है रिलेटिव मोशन में अभी तक, और उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चलो।